अगली बड़ी खबर आपको बता दें, निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगा है। तो देखिए आरोप क्या लगा इनके ऊपर में। जिस प्रकार से चुनाव के दौरान में, आम चुनाव के दौरान में देखा था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो मुद्दे थे वो चुनाव में भी हावी रहा था और चुनाव के बाद भी ये मुद्दा थमता हुआ नहीं दिख रहा है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश जारी किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगा है। तो बेंगलुरु कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। जन अधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने इस पे अब देखिए कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ एफआईआर किया जा सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल जी जुड़ रहे हैं। राजीव, देखिए अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा था वो हमने देखा था आम चुनाव में भी ये मुद्दा काफी हावी रहा था और चुनाव के बाद भी अब ये मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता दिख रहा है। और इसी क्रम में अब निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश, कैसे देखते हैं आप इसे? तो देखिए निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश जारी किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगा है। बेंगलुरु कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली करने का आरोप लगाया गया है। जन अधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी और उनकी मांग को अब बेंगलुरु कोर्ट ने भी मान लिया है। तो निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगा है। तो देखिए बेंगलुरु कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगा है। तो बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, देखिए लगातार आम चुनाव के दौरान भी हमने देखा था इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो हावी रहा था और चुनाव के बाद भी ये मुद्दा थमता हुआ नहीं दिख रहा। और इसी क्रम में निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं और इसको बड़ा ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक प्राइवेट कंप्लेंट पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। और यदि इसको हम यदि कहें किसी समय यदि आप देखेंगे यदि पॉलिटिकल रूप से, तो कर्नाटक में वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ वहाँ के गवर्नर ने परमिशन दी और उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हुई है। तो कहीं ऐसा उसका काउंटर करने का प्रयास तो नहीं है, क्योंकि एक बात आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने जब इलीगल घोषित किया और मनमानी पूर्वक कहा, असंवैधानिक घोषित किया था, तब भी उन्होंने उसके पास एक्शन पे कोई एक्शन नहीं लिया था कि जो पैसा रिकवर हो गया बॉन्ड के समय तक, उन्हें फर्दर इस पर कोई वसूली नहीं होगी। तो जब फर्दर वसूली नहीं होगी और पास एक्शन को रिएक्ट नहीं किया गया है, उसको ऐसी कोई सार्वजनिक नहीं किया। और एसआईटी जांच की मांग की गई थी जब सुप्रीम कोर्ट से। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात जारी रखिए। एसआईटी की जब जांच की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट को निरस्त कर दिया था। तो क्या ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं है? जहां एसआईटी जांच की स्पेसिफिक मांग की गई थी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, वहां पे वह रिजेक्ट होने के बाद ये कोर्ट उस पर प्राइवेट कंपनी पर केस रजिस्टर्ड कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये इस पर क्वेश्चन मार्क होता है। इसलिए भी क्योंकि जो आरोप लगाया गया है कंप्लेंट में, अनिल अग्रवाल की फर्म पर 230 करोड़ रुपए, अरविंद स्वामी 49 करोड़ रुपए के बॉन्ड के जरिए वसूले किए गए, जिससे वसूले किए गए उसने तो आरोप लगाया नहीं। इससे कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, एक पार्टी जिसने वसूला और एक जिसने दिया,
तो जब देने वाला वो नहीं कह रहा है, कंप्लेंट कर रहा है कि हमसे जबर वसूली की गई, और लेने वाला ये नहीं कह रहा है कि हमने कम जबर वसूली किया गया, तो फिर तीसरे आदमी की शिकायत पे कंप्लेंट करना ये कहाँ तक जुडिशियल है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क होगा। मुझे लगता है इसको चैलेंज किया जाएगा ऊपर काउंसिल, हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। ठीक। तो राजीव जी, शुरुआत में जो आप बात कह रहे थे कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर का आदेश और फिर अभी वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ भी एफआईआर का आदेश, तो ये क्या कर्नाटक में ये नाटक हो रहा है एफआईआर का? निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा ना, मैं पहली स्टार्टिंग में ये कहा था कि कहीं उसको यानी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, चुनाव आयोग भी बार बार ये कहता है कि इक्वल लेवल होना चाहिए सब पार्टीज को कहने को ऑन पेपर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिद्धार्थ रमैया के खिलाफ जब एफआईआर की परमिशन जब से गवर्नर ने दिया तो काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं ये एफआईआर दर्ज प्राइवेट कंप्लेंट माध्यम से की गई है। और ये मैंने बड़ा ग्रेव जुडिशियल एरर इसमें दिखती है, क्योंकि ये प्राइवेट कंप्लेंट जो है ये दो पार्टीज के बीच का मैटर है और वो पार्टी उसको कंप्लेंट नहीं कर रही है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको पुराने एक्शंस को कहीं इलीगल घोषित नहीं किया है, फर्दर एक्शंस नहीं होंगे। उन्होंने जो पैसे वसूल हो गए थे उसको वापस करने के या उस पर किसी भी प्रकार की जांच के जिसकी मांग की गई थी, एसआईटी जांच की मांग जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका करता थे, उसको टोटली उन्होंने रिफ्यूज किया है कि किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कहा है। तब फिर अल्टीमेटली एफआईआर जो हो रही है जांच के विषय होगा ना, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है ये बात। राजीव जी, आम चुनाव के दौरान हमने देखा था क्योंकि ये डिसीजन था, कैबिनेट का डिसीजन था, और इसमें सीतारमैया के खिलाफ, वित्त मंत्री के खिलाफ पर्सनल लेवल पे कंप्लेंट करना, आई डोंट थिंक कि ये कानून परमिट करता है इसको। राजीव जी, हमने देखा था कि आम चुनाव के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा था कि यदि हम दोबारा सरकार बनाते हैं, हम सरकार में आते हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को दोबारा से लागू किया जाएगा। और अब उनके खिलाफ में जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है, तो अब इस पे निर्मला सीतारमण का क्या स्टेप हो सकता है, अगला कदम? नहीं, देखिए जो बयान था, यदि आप देखेंगे वित्त मंत्री जी का, निर्मला जी का, लेकिन उसको किसी पार्टी फोरम में या प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट नहीं किया था, वो उनका इंडिविजुअल बयान था, किसी भी कॉर्नर से पार्टी के किसी भी फोरम पे कहीं भी सपोर्ट नहीं किया गया कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाएंगे। और यदि ऐसा होता तो कहीं ना कहीं उस सीतारमण के बयान के कहीं ना कहीं पार्टी कहीं ना कहीं उसकी अप्रिशिएट करती या इसको सपोर्ट करती है, कोई ना कोई व्यक्ति देता या प्रवक्ता पार्टी के देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि चूंकि वो कहीं ना कहीं उनकी ईगो हर्ट हुई होगी उसकी, तो उनने ये पॉलिटिकल बयान था उनका, ये लीगल बयान मैं नहीं समझता कि लीगल बयान हो सकता है। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। बेंगलुरु कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। तो बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्शन बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली करने का आरोप लगाया गया है। जन अधिकार संघर्ष परिषद यानी कि जेएसपी के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी।